नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, अभी जैसे हम कभी किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, ओवरसीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें मार्केट में गलत भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बढ़ा के भी होती हैं, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है उसको बढ़ा के भी बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मतलब सपोर्ट किया जाए तो सपोर्ट का रिस्पॉन्स मीन्स अलग तरीके से होता है। सो दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रोसेस में थोड़े से कुछ बदलाव भी किए हैं और यहाँ पर हमारा निवेदन है कि हमारे पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए आए तो उससे निवेदन है कि पहले वो वैकेंसी के बारे में पूरा समझ ले। वैकेंसी के बारे में पूरा समझ ले कि वैकेंसी में रिक्वायरमेंट क्या चीज़ की है, काम क्या करना पड़ेगा और जो भी चीज़ें हैं वो डिटेल में समझे, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। चाहे वो सैलरी के बारे में है, जो भी कैंडिडेट काम करने वाले हों सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर किसी व्यक्ति से काम नहीं होता है तो फिर उसके बहाने होते हैं और बहुत सारे बहाने बना के वो कभी कभी एजेंसी को ही गलत साबित कर देता है। सो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे अगर आपको प्लांटेशन का काम बताया गया तो प्लांटेशन का काम ऑब्वियसली काम होगा, बिना काम किए कोई भी कंपनी आपको पेमेंट नहीं देने वाली है। काम 100% होगा। अगर वर्कर कहा गया तो वर्कर को हिंदी में हम लेबर बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं। तो आप किसी भी कंपनी में जाते हो, फैक्ट्री में फैक्ट्री मजदूर हो गया, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन मजदूर हो गया, प्लांटेशन में प्लांटेशन मजदूर हो गया। मीन्स एक प्रकार से आप ये मान चलो प्लांटेशन वर्कर इंग्लिश में कहा गया और प्लांटेशन वर्कर का मीनिंग हिंदी में एक वाली खेती करने वाला मजदूर। सिंपल सी बात यह है। तो जो भी कैंडिडेट मलेशिया में जाने वाले हों या सिंगापुर जाने वाले हों या यूरोप में जाने वाले हों, वो लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि बाहर जाना है तो काम करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा तभी आपको पेमेंट मिलेगी, क्योंकि कंपनी को फ़ायदा होगा तभी कंपनी आपको हायर करेगी। अगर कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा तो कंपनी आपको हायर क्यों करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर फिटमेंट आप खुद कर लेंगे तो शायद आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे आप बाहर काम करने जाते हैं तो बाहर काम करने जाते हैं, कंपनी आपको बुलाती है, किसी काम के लिए बुलाती है और वहाँ पे जाने पर मैं अभी इस वीडियो में हमारे लास्ट 3-4 साल के एक्सपीरियंस का एक निचोड़ शेयर करूँगा, जिसमें से कई उदाहरण दूंगा जिन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने प्रोसेस में काफ़ी बदलाव किए हैं। 3-4 साल के अंदर जितने भी कैंडिडेट के जो हमें एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो हमने कभी सपोर्ट किया उसका क्या रिवर्ट मिला, कभी हमने प्रोसेस को समझाया उसके ऊपर, जैसे हमें टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कैसे बदलाव करने पड़े, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए किसी को प्लांटेशन वर्कर के लिए कहा गया, अब प्लांटेशन वर्कर के लिए कहा गया, वहाँ पर अरे वो झाड़ है, जंगल है, जंगल में काम करना पड़ता है। मीन्स एक छोटी सी चीज़ को बढ़ा के कितना मीन्स ऐसा करके जैसे कि वो शायद वहाँ पर कोई काम करने लायक ही नहीं है। दोस्तों, प्लांटेशन वर्कर एक कहा जाए एक कमर्शियल एक्टिविटी है और कमर्शियल एक्टिविटी होने के लिए यहाँ पर सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, एक प्रोसेस के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं कि एक जंगल है वहाँ पर आपको काम करना है। पेड़ है, बागान है, बगीचा है, जंगल नहीं है। अब पेड़ों के समूह को आप जंगल बोलोगे तो चल सकता है, वो हो सकता है कि आपकी नज़र में वो जंगल हो, लेकिन यहाँ पर जंगल का मतलब जंगल कहा जाए तो फिर जानवर भी होते हैं और बहुत सारे एक जो मिस जीव जंतु, कीट पतंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो पेड़ होते हैं ना, ये मेंटेन करने पड़ते हैं, साफ़ करने पड़ते हैं। झाड़ बढ़ जाता है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। एक प्रकार से बहुत ही साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन प्लेस होता है जहाँ पर काम करना पड़ता है। वर्कर को करना ही क्या होता है, उनको पत्ते छांट के उसको शेप में रखना होता है। आप अगर यहाँ से खड़े होकर सामने देखो तो आपको सीधी रो दिखेगी, पेड़ आपको एक सीध में दिखाई देंगे। मीन्स बीच में कोई भी कीट मीन्स झाड़ पत्ते वगैरह नहीं होंगे, सब आपको छांट के रखना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी से काम नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, वो जंगल में काम करना पड़ता है, अरे ऐसा है वैसा है, फिर बाद में डीमोटिवेट हो जाएगा, खुद डीमोटिवेट होगा, दूसरे को भी डीमोटिवेट कर सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप काम कर सकते हो तो ही आप प्लांटेशन वर्कर में अप्लाई कीजिए, क्योंकि प्लांटेशन वर्कर एग्रीकल्चर का काम है। पेड़ पे आपको काम करना है, पेड़ पे चढ़ के काम नहीं करना है। पेड़ पर काम करने का मतलब है कि नीचे से काम करना है, आसपास के झाड़ को साफ करना है, पत्ते को काटना है और जो फल बनता है, फल जहाँ पे लगता है वहाँ पे उसको प्रॉपर शेप देने के लिए आसपास के पत्तों को छांटना होता है, सूखे पत्तों को हटा के साइड रखना होता है, उसको एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होता है। ये काम रहेगा प्लांटेशन वर्कर का। जब फल गिरता है, फल काटे जाते हैं तो उसके बाद उनको लोड भी करना पड़ता है, उसको अनलोड भी करना पड़ता है। ये काम रहता है प्लांटेशन वर्कर का। अब मैं बताता हूँ कंस्ट्रक्शन वर्कर की। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन।
अब कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं। कंस्ट्रक्शन में कोई ये नहीं सोच सकता कि वहाँ पर जाके एक साहब की नौकरी करना है, बिल्कुल भी नहीं। कंस्ट्रक्शन मजदूर का काम होता है और उसमें जो भी काम रहेगा वो करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें भी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं कई बार एक बंदे का उदाहरण ये है कि उसको काम नहीं हो रहा था, तो उसने क्या किया कि एक वीडियो बनाया। वीडियो में उन्होंने एक बनाया कि ये कितना हार्ड काम मैं कर रहा हूँ मैं, जबकि उसके बगल में एक मशीन रखी थी। मीन्स वो गड्ढा उसने खोदा या मशीन ने खोदा, वो क्लियर नहीं हो रहा था। मीन्स सिर्फ दिखाने के लिए कि नहीं काम हो रहा। दोस्तों, जब काम नहीं होगा तो काम के लिए क्यों जाते हैं? बात कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर का मतलब आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर का ही काम करना होगा, दूसरा काम आपको नहीं करना होगा, क्योंकि आपको जिस काम के लिए बुलाया गया वही काम मिलेगा। प्रमोशन आपके मेहनत के ऊपर रहेगा। अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो मेहनत से काम करें, कंपनी को खुश करें। और ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अगर बुलाती है तो जो एम्प्लॉय अच्छे से काम करता है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसको अच्छा मिलता है। आप सोचो, काम ना करो और सपोर्ट मिले तो कंपनी कभी सपोर्ट नहीं करती है। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ये होता है कि मिस कंपनी के नज़र में वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस वाले कैंडिडेट होते हैं। सो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद में अगर कोई किसी एजेंसी को दोष देगा तो वो गलत होगा, क्योंकि पहले आपको खुद देखना होगा कि आप उस काम को कर पा रहे हो या नहीं, आप उस काम को कर पाओगे कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई इनकम की बात करे, इनकम की बात करेंगे तो किसी भी कंपनी में जाने के बाद आपको लगभग 2 से 3 महीने तक तो क्लियर एक्चुअली सही तरीके से पता चलता है कि आपकी एक्चुअल इनकम क्या हो रही है। आप जाने के तुरंत बाद अपनी इनकम को जज नहीं कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर ये सोचे कि उसको 1 महीने के बाद ही उसको आपकी इनकम की कंफर्मेशन हो जाएगी, तो शायद वो और अच्छे से रिसर्च करें और अच्छे से R&D करने के बाद ही अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए मैं आपको प्लांटेशन वर्कर के एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कोई कैंडिडेट प्लांटेशन वर्कर में जाता है, शुरू के महीने में वो काम सीखता है, काम करता है, तो शुरू के महीने जो उसकी सैलरी आएगी वो उसकी बेसिक सैलरी आएगी। और बेसिक सैलरी के बाद अगर वो कल्पना करे, यार मैं तो मुझे OT के साथ में इतना बताया गया था, उतना बताया गया था, तो वो कैलकुलेशन आपको खुद ही करना होगा कि आप काम को कितना परफेक्टली कर रहे हो। किसी भी काम को सीखने के लिए, किसी भी काम को परफेक्टली करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीना तो लगता ही है। 2 या 3 महीने के बाद ही आपकी परफॉर्मेंस की एक जो एवरेज इनकम होती है वो आपको मिलती है। आप एकदम सुपर पावर नहीं बन सकते, एकदम एक टॉप पर नहीं आ सकते हैं। जो पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों की सैलरी से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसको कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और इस चीज़ के लिए वो डे 1 से चाहते हैं कि डे 1 से ही उनको करोड़पति बन जाएंगे, सैलरी बहुत मस्त मिल जाएगी। कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करती है तो कंपनी अपने प्रॉफिट को पहले देखती है और अपने प्रॉफिट के साथ साथ में कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी देखती है, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉय ही वो चीज़ होती है जो कंपनी को प्रॉफिट दिलवाते हैं। सो दोस्तों, कोई भी प्रोफाइल हो, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या फिर प्लांटेशन वर्कर हो, आप किसी भी कंपनी में अगर जा रहे हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी, कम से कम 2 से 3 महीने तक आप आपकी एक्चुअल इनकम के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। उसमें आप शुरू में 1-2 महीने अच्छे से मेहनत करेंगे, तब जाके आप किसी काम को परफेक्टली करना सीख पाएंगे और उसके बाद फिर कंपनी डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज करेगी, आपकी परफॉर्मेंस की वैल्यू करेगी। आप ये सोचो कि आप गए तुरंत आपको वो हेड ऑफ द कंपनी बना दें, कोई नहीं बनाएगा। आपको सोचो सुपरवाइज करने के लिए देते हैं, बिल्कुल नहीं देंगे। सब कंपनी ऑब्जर्व करती हैं और जो भी कंपनी होती है जिसमें वैकेंसीज होती हैं, उन वैकेंसीज में अगर देखा जाए तो वो जो IJP होता है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग, वो कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही होता है। सो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर काम करने की कैपेसिटी है तो ही आप वहाँ पर जाएं, नहीं तो बेहतर ये होगा कि आप इंडिया में ही रहें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आप अगर यहाँ से जाएं, फैमिली होती है, हर व्यक्ति की एक फैमिली होती है, और अगर कोई कैंडिडेट अगर काम नहीं कर पाए तो उसकी फैमिली इस मामले में थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, दुखी हो जाती है कि हमारा लड़का वहाँ पर गया, वहाँ पर ये है वो है। अगर बच्चे को छोटी भी परेशानी होती है तो पेरेंट्स को डबल पीड़ा होती है। और अगर वो चीज़ के लिए बंदा वहाँ से फ़ोन करके बोलेगा, अरे मैं थक गया हूँ, मेरे से ये काम नहीं हुआ, तो घर के लोग 100% यही बोलेंगे कि आप आ जाओ घर पे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट रखने का मकसद ये है कि आप किसी भी प्रोफाइल को देखो, अगर आप काम कर सकते हो तभी आपको अप्लाई करना होगा, नहीं तो और भी वैकेंसीज होती हैं जहां पर आप काम कर सकते हो, उस क्राइटेरिया में आपको आना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, मैं जैसे अगर किसी को फैक्ट्री वर्कर में भेजा, फैक्ट्री वर्कर में बहुत सारी डिविजन्स होती हैं। अब वो डिविजन्स में कोई बोले नहीं मुझे क्वालिटी में ही जानना है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
कंपनी को जो लगेगा उसके हिसाब से वो फैक्ट्री वर्कर में किसी भी कैंडिडेट को भेजेगी। आप किसी भी प्रोफाइल को अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से नहीं ले सकते हैं। कंपनी आपकी काबिलियत और आपके फिटमेंट को देखते ही आपको रोल देगी। जो भी रोल मिलेगा आपको उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। दोस्तों, हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स काफ़ी होती हैं और ये रिक्वायरमेंट हमेशा चलती रहती है। और रिक्वायरमेंट्स के लिए आप अगर देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो में देते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि एक बार डिटेल में चीज़ों को समझाया जाए, जिससे लोगों को चीज़ें क्लियर हों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा हम सपोर्टिव बिहेवियर रखते हैं वैसा कैंडिडेट को भी सपोर्टिव बिहेवियर रखना होगा। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई भी कंपनी, अभी जैसे मैं चलो यूरोप के लिए बात लेके चलते हैं। यूरोप में अगर किसी को भेजते हैं तो यूरोप में भेजने का जो भी मकसद होता है ना, यूरोप में मैक्सिमम लोगों का एक थॉट प्रोसेस होता है कि इंडिया से जो लोग आते हैं ना वो पार्किंग प्लेस बनते हैं, मीन्स उस कंपनी को पार्किंग प्लेस बनाते हैं। वहाँ पर सिर्फ उनका मकसद होता है वीज़ा लेना, उसके बाद में दूसरी कंपनी में जाना। सो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किसी भी कंपनी में जाओ, आपको पहला वीज़ा 1 साल का वीज़ा कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और 1 साल का वीज़ा कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फोकस इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आपका जो एक इंटेंशन ये होनी चाहिए कि सबसे पहले परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिससे एम्प्लॉयर खुश हो। अभी जैसे सपोज कीजिए कुछ लोग बहुत अच्छी प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं और वो एज अ वर्कर अप्लाई करते हैं और उसके बाद में वहाँ जाने पर उनको तकलीफ होती है और वो चेंज कर लेते हैं, उनको ऑप्शंस मिल भी जाते हैं, लेकिन एथिकली ये चीज़ सही नहीं होती है। आपको जिस एम्प्लॉयर ने वीज़ा दिया, आपको जिस एम्प्लॉयर ने यूरोप बुलाने के लिए आपको बुलाया, यूरोप बुलाने की अपॉर्चुनिटी दी आपको, तो डेफिनेटली आपको उस अपॉर्चुनिटी की कद्र करना चाहिए। इसके लिए आपको एक कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले साल का वीज़ा मीन्स 1 साल आपको उस कंपनी में करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी में, किसी भी कंपनी में काम करने में हो सकता है कि शायद कुछ तकलीफ हो, संघर्ष तो करना पड़ता है। सफलता के लिए संघर्ष, थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना ज़रूरी होता है। और ये मान लीजिए अगर आप पेशेंस अच्छा रखेंगे, संघर्ष अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अगर सफल होना चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, तो जो भी छोटी मोटी बाधाएं आएंगी वो आपको पहले से समझना होगा। मैं आपको एक फंडा समझाता हूं मैं। जैसे अब जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, आप सबको ही पता है कि अगर जो धड़कन की जो रेखा होती है ना, अगर वो उतार चढ़ाव वाली है इट मीन्स कि आदमी जिंदा है, अगर वो सीधी है इट मीन्स कि वो डेड बॉडी हो चुकी है। पॉइंट ये है कि सफलता कभी सीधी तरीके से नहीं मिलती है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। आप सोचो कि डायरेक्टली आपने प्लान किया कि हम 1 साल बाद वहाँ पहुँच जाएंगे, बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। उस पूरे सफ़र में बहुत से उतार, बहुत से चढ़ाव आएंगे। ये कुदरत का नियम है और ये नियम को समझने के साथ में ही आपको काम करना होगा। अगर कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, थोड़ी बहुत कुछ तकलीफ भी होती है, तो आपको उसमें एडजस्ट होके काम करना होना ज़रूरी है। और अगर वो एडजस्टमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली आप असफल हो जाएंगे। अभी जब भी कोई रेस होती है, रेस में 100 लोग एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन जीतने के टाइम पर, शुरू के टाइम पर सब लोग एक ही लाइन पर खड़े होते हैं, लेकिन आखिरी में सब लोग एक लाइन पर नहीं खड़े होते हैं। क्योंकि जिनके अंदर मेहनत करने का जज्बा होता है, जिनके अंदर संघर्ष करने का जज्बा होता है, जिनके अंदर जीतने की लगन होती है, सिर्फ वो लोग ही लास्ट तक जाते हैं। और जो लोग छोटी छोटी बाधाओं पर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, वो लोग वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। इसलिए लाइफ में सभी लोग सफल नहीं होते हैं। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल रह जाते हैं, मैक्सिमम लोग असफल हो जाते हैं, सफल होने की संख्या बहुत कम होती है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप किसी भी कंपनी में अगर जाते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि करियर कोई मजाक नहीं होता है। करियर कोई ऐसा नहीं कि मतलब करियर के हिसाब से आप हर चीज़ को इग्नोर करते हैं, या करियर बनना तुरंत नहीं बनता। आप सोचो कि आप 1 महीने के अंदर करियर बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। करियर प्लानिंग में आपको शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम गोल रखने होते हैं। शॉर्ट टाइम गोल, जैसे आप यूरोप गए, तो यूरोप जाने पर या सिंगापुर गए, वहाँ जाने के लिए आप ये सोचो आप 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, आप कम से कम 10 साल का बनाएंगे। आपको 1 साल में यहाँ पहुँचना है, 2 साल में वहाँ पहुँचना है, 5 साल में यहाँ पहुँचना है और 10 साल में यहाँ पर पहुँचना है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर जाते हैं तो 100% आप सफल हो जाएंगे। इसमें पूरी संभावना होगी कि आप जो चाहते हैं वैसा हो जाएंगे। लेकिन आप अगर सोचो कि आपने टारगेट रखा 1 साल का, ये हो जाएगा, और उसमें थोड़ी बहुत भी बाधाएं आई, तो आप 100% आप विचलित हो जाएंगे अपने रास्ते से। फिर जो आपने 5 साल का टारगेट रखा वो 100% आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ये होता है कि जो भी अवेयरनेस की प्रोग्राम हम आपको बताते हैं, आप डिटेल को समझें, उसके हिसाब से प्लानिंग करें। प्लस कभी कुछ प्लस माइनस होता है तो उसमें चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। और प्लानिंग में शॉर्ट टाइम प्लानिंग ना करें कि आप जाते ही एम्प्लॉयर चेंज करें।
कंपनी में 1 ईयर आपको करना ज़रूरी है। अगर आप 1 ईयर करेंगे तो 100% उसका वेटेज आपको ही मिलेगा, क्योंकि जैसे जो एक कुदरत का नियम होता है, कुदरत का नियम ये होता है कि जिम्मेदारी उन कंधों को जाती है जिन कंधों को बोझ उठाने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है, अगर आपको काम हार्ड होता है, तो डेफिनेटली ये मान लीजिए कि आपकी पोटेंशियल बढ़ रही है, आपकी क्षमता बढ़ रही है, आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बाहर जाने का सपना हर कोई देखता है। जिसको देखो वो सोचेगा कि मैं सिंगापुर चला जाऊँ, मैं मलेशिया चला जाऊँ, मैं यूरोप चला जाऊँ, लेकिन जब मेहनत करने का टाइम आता है वहाँ पर पीछे हटने लगते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप मेहनती हैं तभी आप बाहर का प्लान करें, क्योंकि मेहनती नहीं होंगे तो 100% इसका वेटेज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, बाद में नुकसान होगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। और कई बार ऐसा तो कुछ लोग कि बाद में प्लान करना ही छोड़ देते हैं, उनको बाहर जाना भी है कि नहीं जाना है। सो दोस्तों, ये चीज़ उसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं होता, हम खुद होते हैं। अगर किसी कंपनी ने आपको मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी है, और अगर बाई चांस कहीं पर किसी कारणवश मान लीजिए 19-20 होता भी है, तो आपको उस चीज़ को एक ये मान लीजिए कि आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है, इसके हिसाब से आपको उस कंपनी में 1 साल तो कम से कम निकालना होता है। आप 1 साल अगर किसी कंपनी में निकालेंगे तो आपका रिज्यूमे उसी हिसाब से स्ट्रांग हो जाएगा। 1 साल के बाद अगर चेंज करेंगे तो आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपने कंपनी चेंज क्यों की है। अगर आप तुरंत चेंज करते हो तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ही रिज्यूम पे पड़ने वाला है। और आप अगर किसी कंपनी की नेगेटिव मीन्स एक प्रकार से बुराई करते हैं किसी भी दूसरे एचआर की, मैं यहाँ पर आपको एचआर की पॉलिसी समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी में काम किया, उस कंपनी में आपने 6 महीने काम किया, 6 महीने के बाद आपने किसी कंपनी को चेंज किया। आप दूसरी कंपनी में एचआर के सामने आप इंटरव्यू दे रहे हो, और उस एचआर ने पूछा कि आपने वो कंपनी क्यों चेंज की। आप बोलोगे वो कंपनी अच्छी नहीं थी, मैनेजर अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, तो इट मीन्स कि आपको ये कंपनी हायर नहीं करेगी। ये 99% चांसेस है कि ये कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको उस कंपनी में बुराई दिख रही है तो 100% आपको इस कंपनी में बुराई दिखेगी। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, एचआर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और एचआर के सामने जो भी चीज़ें जाती हैं, अगर वो कन्विंस होते हैं, अगर जस्टिफिकेशन बराबर है तो ही उस चीज़ को समझेंगे, अदरवाइज उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल कंप्लीट किया तो 1 साल कंप्लीट करने के बाद अगर कंपनी को चेंज करते हो तो उसके फिर आपको मिस एक्सेप्टेंसी बढ़ जाएगी, दूसरी कंपनी आपको एक्सेप्ट करने में डेफिनेटली रेडी रहेगी, और दूसरी बात तीसरी कंपनी भी आपको ले सकती है अगर अपने प्रॉपर ड्यूरेशन के हिसाब से कंपनी चेंज की। सो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, मैं इसलिए मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ मैं कि आप अगर बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, मेहनती हो तभी आप बाहर जाने का प्लान करेंगे। प्लस कंपनी में आपको कम से कम 1 ईयर का वीज़ा कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। प्लस आप अगर सपोज कीजिए कंपनी में आपको एक्स्ट्रा काम मिलता है, थोड़ा प्लस माइनस भी होता है, 19-20 होता है, तो डेफिनेटली आपको वो कॉपरेट करके आगे चलना होगा, क्योंकि कंपनी अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो आपकी क्षमता बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है, और आप जब अच्छा काम करते हो तो कंपनी बाद में आपको रिटर्न भी देती है। कोई भी कंपनी हो, छोटी हो या बड़ी, अगर कोई कंपनी किसी भी देश से वीज़ा लगा के बुला सकती है तो वो ये कंपनी बहुत छोटी भी होगी तो भी उसकी वैल्यू होती है। हर कोई कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वीज़ा लगवा के किसी को बुला सकती है। मीन्स अगर कोई कंपनी किसी भी कैंडिडेट को बुलाती है और वीज़ा लगता है तो डेफिनेटली ये आप ये मान के चलो कि वो कंपनी एक कुछ ना कुछ तो उसके पास राइट और पोटेंशियल होता है। एक छोटी कंपनी हो, मीडियम कंपनी हो, बड़ी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी के पास में कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, और जब कंपनी आपकी परफॉर्मेंस को देखेगी तो डेफिनेटली आपको ग्रो करेगी। और सपोज कीजिए अगर आपको किसी कंपनी में, मान लीजिए कोई छोटी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपको अगर सच में अच्छा नहीं लगा तो आप कम से कम अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करो कि आप सही थे, कंपनी गलत थी, फिर आप चेंज करोगे ना तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। उसमें फिर आपको कोई गलत नहीं बोलेगा, इवन एचआर भी गलत नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ये कि करियर प्लानिंग करने के लिए आपको 1 नहीं 10 साल का प्लान करके चलना होगा। अगर आप 10 साल का प्लान करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1 साल में आपको क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी, जैसे बहुत सारी जगह क्या होता है, जब भी कोई बंदा बाहर जाता है तो बाहर जाने के टाइम पर अभी जैसे कभी कभी पेमेंट के ऊपर प्रॉब्लम होती है, पेमेंट नहीं रहता है, पैसे कम पड़ जाते हैं, वहाँ पे अभी हम लोगों ने अभी तक का जो मैंने 4 साल के रिकॉर्ड निकाला उसमें लगभग 18 लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। कभी किसी के पास पैसा कम पड़ गया, ठीक है कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। तो आप ये मान लीजिए कि 18 लोगों में से अभी तक का रिकॉर्ड है, मुझे
एक भी सिंगल बंदे से पेमेंट वापस नहीं आया। अभी तक का रिकॉर्ड है कि एक भी सिंगल बंदे से पेमेंट वापस नहीं आया। और ऊपर से मैंने 3-4 केस ऐसे हुए हैं जिसमें से जिसको मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फिर वो हमें ही उल्टा गलत साबित करने लगे ताकि मैं उनसे मांगू ना। सो दोस्तों, ये एक चीज़ से क्या हुआ कि अभी दूसरे लोगों को जो फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला पार्ट था ना, उस पर असर पड़ने लगा। अभी यहाँ पर ये हो रहा कि जब भी कोई कैंडिडेट हमारे पास उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, वीज़ा टिकट सब कुछ रेडी है, उस तक उसको पूरा पेमेंट क्लियर करना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। काम करता कोई और है, उसका नुकसान किसी और को होता है। सो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी कोई भी कैंडिडेट जब यहाँ से जाएगा तो हमने प्रोसेस में थोड़े से बदलाव किए हैं। प्रोसेस में बदलाव ये है कि अब हमारे पास में हर एक कंट्री में जाने के लिए 2 एग्रीमेंट होते हैं। पहला एग्रीमेंट जब अप्लाई करते हैं तब, दूसरा एग्रीमेंट जब बंदा फ्लाई होने वाला होता है तब। ये दोनों एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं पहला एग्रीमेंट ये होता है कि आप किसी कंपनी में किसी कंट्री में जाने वाले हो, आपने अप्लाई किया, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पार्टी ए की ये कंडीशन है, पार्टी बी की ये कंडीशन है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब जाने वाला होता है तो उसमें सारी वो कंडीशंस होती हैं जो ऑफर की गई हैं, जो मिलने वाली हैं, जो यहाँ पर हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी है, इनकी क्या जिम्मेदारी है, सब कुछ उसमें डिटेल में मेंशन होता है, जिससे कि कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर जाके एक प्रकार से चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करे। डॉक्यूमेंट्री होने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें चीज़ें पहले से क्लियर होती हैं, तो कन्फ्यूजन होने का कोई सवाल नहीं होता है। और इसके साथ साथ में अभी हम एक वीडियो भी बनाते हैं। वीडियो में सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होते हुए वीडियो होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको भेजा जा रहा है वो टर्म्स एंड कंडीशंस बराबर है कि नहीं। वो वीडियो जो एक इसका स्पेशल एग्रीमेंट वाला वीडियो होता है ना, वो वीडियो अलग होता है, वो चैनल पर अपलोड नहीं होता है। चैनल पर अपलोड होने वाला वीडियो अलग होता है, लेकिन ये जो वीडियो होता है ना, ये वीडियो वो वीडियो होता है जिसमें से कैंडिडेट की टर्म्स एंड कंडीशन, उसको क्या ऑफर किया, उसको क्या मिला, उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और वो चीज़ों के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं, वो सारी चीज़ों का वीडियो मीन्स जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ऑफर में क्या टर्म्स हैं, उसको क्या सैलरी मिलने वाली है, ट्रेनिंग पीरियड कितने पीरियड का है, सैलरी कब मिलती है, लगभग ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो वो मेंशन होने के बाद में क्लियरिटी रहेगी और उसके हिसाब से बंदे को आगे काम करना होता है। इसमें पूरी की पूरी मिस एक क्लियरिटी रहेगी ताकि बंदे को वहाँ जाके कोई परेशानी ना हो। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये हो रहा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी को अगर 1% भी तकलीफ हो जाती है तो 10% 20% बढ़ा के उसको प्रेजेंट करते हैं। इससे बेटर रहेगा कि वो फ्लाई होने से पहले सारी कन्फर्मेशन वीडियो में रहेगी, तो 100% जो एक फैक्ट रहेगा वो फैक्ट सामने रहता है। सो दोस्तों, यहाँ पर ये सब बदलाव करने का मतलब ये कि 100 में से कुछ परसेंट 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली एक प्रॉपर वे को, सपोर्ट को नहीं समझते हैं, चीज़ों को नहीं समझते हैं, उनके लिए हमें ये बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी। अब दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो मैंने थोड़ा लंबा वीडियो बनाया, लेकिन शायद ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा अपनी प्लानिंग क्लियर करने में। अगर अब वो बाहर जा रहे हैं तो फैमिली से भी कंसल्ट करो। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ मैं, फ्लाई के टाइम पर पेरेंट्स का आना ज़रूरी होगा या फिर पेरेंट्स से रिटन कंसेंट होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें होंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार कैंडिडेट अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, जब कहीं पर वो काम नहीं कर पाएंगे तब पेरेंट्स की तरफ से फ़ोन आएगा, तो वो चीज़ भी गलत होती है। इसमें से मैं कई बार कैंडिडेट के पेरेंट्स से बात करता हूँ, उनको पूरी चीज़ समझाता हूँ, लेकिन अभी इस चीज़ में हम कंपलसरी करेंगे। कोई भी कैंडिडेट अगर बाहर जा रहा है ना, पहले एग्रीमेंट के टाइम पर तो कोई इश्यू नहीं है, वो अकेले एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बाद में एग्रीमेंट होगा उसके लिए या तो पेरेंट्स आएंगे उनके, या फिर पेरेंट की तरफ से एक एफिडेविट आएगा और उसके बाद हम फाइनल एग्रीमेंट करेंगे। ये जो प्रोसेस में स्टैंडर्ड स्टेप जोड़ा है मैंने, वो इसलिए जोड़ा क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस हुए, जिसमें से हमारे पास में जिन लोगों ने अनुभव दिए उन लोगों के अनुभव को हम इसमें ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। और हेल्प तभी हो सकता है जब हमारी प्रोसेस एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहे, और स्टैंडर्ड प्रोसेस तब होती है जब सभी एक्सपीरियंस को उसमें जोड़ा जाए। 4 साल के जो 4 साल के समय अवधि में जितने अनुभव हुए उन सभी अनुभव को हमने इसमें संग्रह किया, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बदलाव लाने वाली चीज़ें हैं, वो सारे बदलाव वाली चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, BBB की तरफ से कभी भी आपको रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होगा, कभी भी, पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि BBB की तरफ से जो भी चीज़ें कमिट की जाती है ना, उसमें ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1920 हो सकता है। 1920 क्यों हो सकता है? क्योंकि हम एम्प्लॉयर नहीं होते हैं।
1920 इसलिए हो सकता है क्योंकि एम्प्लॉयर कोई दूसरा होता है और हम प्रोसेस को करते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आपको क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी। और प्रैक्टिकली आप देखेंगे, आप किसी इंडिया में किसी भी कंपनी में काम करेंगे, 10 कंपनी के वर्किंग कल्चर को अगर आप देखते हैं ना, तो 10 कंपनी के वर्किंग कल्चर आपको अलग अलग दिखाई देंगे। किसी में आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा, किसी में कुछ डिफरेंट मिलेगा, लंच का टाइम अलग मिल सकता है, उनमें चीज़ों फैसिलिटी में चीज़ें अलग मिल सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ों में फेर बदल हो सकता है। कॉमन चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको इस कंपनी में अलग होगी तो दूसरी कंपनी में अलग होगी। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है बाहर की कंपनियों में। अगर आप किसी भी दूसरे देश की कंपनी में जाते हैं तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव हो सकता है। तो 1920 तो हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। 1520 का डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं आएगा। 1920 का डिफरेंस तो होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अलग अलग साइकोलॉजी होती है, लोगों के काम करने का तरीका होता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं और सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, एचआर सबके माइंडसेट एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर 1920 तो होता है, लेकिन बेसिक चीज़ों में चेंजेस नहीं होता है। सो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और हम लोग एग्रीमेंट क्यों करते हैं? एग्रीमेंट इसलिए करते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। अगर क्लियरिटी होगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होगी, तो डेफिनेटली किसी को भी प्लान करने में परेशानी नहीं होगी। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कभी किसी एजेंसी के साथ में काम करते हैं, ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में कभी हम डायरेक्टली सभी जगह काम करते हैं, ये संभव नहीं है, बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें हमें एक टीम के रूप में काम करना पड़ता है, कभी किसी के साथ में कभी किसी के साथ में। लेकिन अभी हमारे पास ये मान लीजिए कि मैक्सिमम क्लाइंट्स डायरेक्ट हैं, तो अभी हमारे पास में जो एक हम किसी के थ्रू करते हैं वो थोड़ा कम है। तो सपोज कि हमने किसी के थ्रू काम किया और वहाँ पर चीज़ों में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ, तो वो चीज़ के लिए जिम्मेदारी हमारी होती है कि अगर ज़्यादा चेंजेस होंगे ना, बेसिक पॉइंट से ज़्यादा चेंजेस होंगे, तो उसके लिए हमारा सपोर्ट ज़रूर होता है। और सपोर्ट के लिए कहीं पर भी अगर मुझे एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं तो मैं डेफिनेटली करता हूँ मैं। और अभी जैसे मैंने तो पूरा टारगेट कर रहा हूँ मैं अभी कि जिन कंट्रीज़ का काम मैं करूँगा स्ट्रांगली करना है, जिन कंट्रीज़ में मैं विजिट कर सकता हूँ, मैं जिन कंट्रीज़ में जब चाहे तब जा सकता हूँ ना, उन कंट्रीज़ का काम मैं डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से करने वाला हूँ मैं। और जहाँ पर मेरी विजिट्स फ्रीक्वेंटली नहीं हो सकती, उन कंट्रीज़ का काम मैं नहीं करूँगा मैं। सो दोस्तों, जो हमारे फोकस्ड कंट्रीज़ हैं, अभी हम सभी कंट्रीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे पास में जो फोकस्ड कंट्री है वो कंट्री है मलेशिया है, सिंगापुर है और यूरोपियन कंट्री हैं। और यूरोपियन कंट्री में भी आगे समय पर आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि हम कौन कौन सी कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये जो भी कंट्रीज़ के हमने नाम बताए, इनमें से इन कंट्रीज़ के ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। एम्प्लॉयर को पूरा वेरीफाई करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि कैंडिडेट का जितना अच्छे से अच्छा हो सके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें कैंडिडेट को भी सपोर्ट करना होता है। कभी कभी कुछ प्लस माइनस हो तो डेफिनेटली उसको कोऑपरेट करना होता है और चीज़ों के लिए आगे प्लान करना होता है। अगर आप प्रॉपर कंसल्ट करेंगे, जैसे सपोज कीजिए हमने आपको ए नाम की कंपनी में भेजा और कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप कंसल्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन समय लगता है चीज़ों को। तो यहाँ पर जो भी मैंने प्रोसेस सेट की है, ये प्रोसेस सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, ये प्रोसेस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स को तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उनको ट्रांसपेरेंसी पहले से मिलती है, अगर उनको हर चीज़ पहले से मिलती है, जाने से पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो डेफिनेटली उनको भी तसल्ली रहेगी, हमें तो तसल्ली है ही है, इसके अलावा उनके पेरेंट्स को भी तसल्ली रहेगी। सो दोस्तों, अभी से लेकर जो भी स्टेप्स होंगे ना, उसमें से फ्लाई के टाइम पर ये जो स्टेप मैंने जोड़ा कि एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के टाइम पर उनके पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स अगर नहीं आते हैं तो उनका एक एफिडेविट लगना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो उस फाइल को हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। या फिर सपोज कीजिए किसी के पेरेंट्स नहीं आ सकते हैं, हो सकता है किसी के पेरेंट्स ना हो, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला एक एफिडेविट रहेगा, वो कैंडिडेट को खुद लगाना होगा, उसके बाद ही उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। हम इस प्रोसेस को काफ़ी स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, और स्टैंडर्ड करने के लिए कैंडिडेट को भी उतना सपोर्ट करना होगा, समझना होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि सेमिनार को आप अटेंड करो, लेकिन सेमिनार के नॉलेज को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करो। और आप किसी कंपनी में जाते हो, वहाँ पर मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, 1 साल अच्छे से मेहनत करो। आप अगर सोचो कि आपको सैलरी, जैसे अब शुरू में आपने काम किया, हो सकता है कि शुरू में आप उतने परफेक्शन से काम नहीं कर पा रहे हो, शुरू में आपने अच्छे से काम नहीं किया तो सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आप बहुत मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, तो आपको बाद में सैलरी भी अच्छी मिलेगी और एक आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जाएगा। वो तारीफ़ करेंगे कि हाँ, ये एम्प्लॉय हमारा बहुत मेहनती है, ये बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
सो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी थी, काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने कवर कर ली हैं, जिसमें से मैं पॉइंट्स को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करे तो जो मेहनती हो सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आए तो पहले से एक मेडिकल चेकअप करा के आए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेडिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट मेडिकली फिट नहीं होता है, बाद में इश्यू होता है, तो उसका दुख हमें भी होता है। इसलिए मेडिकली फिट हो और मेहनती हो, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को अच्छे से समझ लें कि उसके काम के बारे में उनको सच में पता है कि नहीं है, या सिर्फ जोश जोश में जा रहे हैं, तो ऐसा मत करें, क्योंकि कहीं पर भी जाओगे तो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो ऑब्वियसली कोई आपको बिठा के नहीं खिलाने वाला है। और कुछ कंपनी का फंडा ये होता है, जैसे मान लीजिए यूरोपियन कंट्री में ओटी रहती ना, वो 1.5 गुना नहीं होती है। ओटी मैक्सिमम जो कंपनीज होती हैं उनका पर आवर के हिसाब से होता है। पर आवर के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, आप जितना काम करोगे आपको उतनी सैलरी मिल जाएगी। तो यूरोपियन कंट्री का फंडा आपको पहले से, जब भी आप अप्लाई करो, आपको ये चीज़ समझ के जाना होगा कि वहाँ पर आवर के हिसाब से आपकी सैलरी होती है मैक्सिमम कंपनीज में। और कुछ कंपनी आपकी फिक्स सैलरी के हिसाब से ओटी वाला फंडा कर सकती है शायद, लेकिन हमारे क्लाइंट के पास जनरली ऐसा है कि जो भी सैलरी बनती है वो पर आवर के हिसाब से बनती है। आपने 8 घंटे किया तो आपको 8 घंटे का पैसा मिलेगा, 12 घंटे किया तो आपको 12 घंटे का पैसा मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप अगर सिंगापुर जा रहे हो तो सिंगापुर में क्या क्या कंडीशंस हैं, सारी चीज़ों को डीपली समझना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो अपनी तरफ से पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस पुट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप क्वेश्चंस पुट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप आधी नॉलेज के साथ में प्लानिंग करेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप कहीं पर भी अप्लाई करें तो पहले उसके A to Z इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। जब आपको बताया जाए उनको नोट कर लीजिए, बाद में उसको अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपको तुरंत समझ में नहीं आता तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी मुझे शेयर करना। पहला कि आप मेहनती हो तभी अप्लाई करें, दूसरा मेडिकली फिट हो तभी अप्लाई करें, तीसरा उस कंपनी को, उस कंट्री के बारे में तो शुरुआत में पता नहीं चलता है, वो तो सिलेक्शन वीज़ा होने के टाइम पे ही पता चलता है, कभी जैसे जो आगे की प्रोसेस होती है। लेकिन स्टार्टिंग में आप उस कंट्री के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, और जब भी आपको पता चल जाए कि आप इस कंपनी में जाने वाले तो उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आपको नहीं जानकारी तो हमसे कंसल्ट करके ले सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये पॉइंट, और इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको एक वीज़ा निकालना, 1 साल का वीज़ा निकालना बहुत ज़रूरी है। 1 साल से पहले भले तकलीफ हो, लेकिन आपको 1 साल तक काम करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको डेफिनेटली आपके करियर में बहुत हेल्प करेगी। ये हो गया चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट ये है कि जब भी कोई कैंडिडेट आएगा उसको फ्लाई करना होगा तो उसके पेरेंट्स को हम ज़रूर एक बार इन्वॉल्व करेंगे। वो एग्रीमेंट के टाइम पर या फ्लाई के टाइम पर उनका आना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस का एक पार्ट रहेगा। सपोज कीजिए किसी कारणवश किसी के पेरेंट्स नहीं आते तो उनका एफिडेविट चाहिए होगा, और एफिडेविट के साथ में एक, अगर कोई बंदा नहीं आता है, उनके पेरेंट्स नहीं हो पाते हैं, तो उनका एक सेल्फ डिक्लेरेशन वाला एक एग्रीमेंट एफिडेविट भी चल सकता है। तो ये प्रोसेस को हम स्टैंड इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कैंडिडेट को अच्छे से हेल्प कर सकें। कैंडिडेट को हम तभी हेल्प कर पाएंगे जब कैंडिडेट प्रॉपर जो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम सेमिनार में भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल जो चीज़ें पास्ट में घटित हुई हैं उनको और बेहतर करना है, और लोगों को मदद करनी है, और उनको जितने लोगों को हो सकता है उनको जागृत करना है, अवेयर करना है, और उनको जितनी जानकारी होगी उतनी अच्छी तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ के लिए उनको दौड़ाते हैं कि आप इस चीज़ के लिए ऑफिस आ जाओ, इस चीज़ के लिए ऑफिस आ जाओ। कई बार बहुत सारे लोग ऐसा शेयर करते हैं, फ़ोटो देना उसके लिए भी बंदे को लंबी ट्रैवल करके आए, मेडिकल आपको यहीं से करना उसके लिए ट्रैवल किया, फिर वीज़ा के टाइम पर ट्रैवल किया, टिकट के टाइम पर ट्रैवल किया, एग्रीमेंट के टाइम पर ट्रैवल किया, बीच में भी ज़रूरत पड़ी तब भी ट्रैवल किया। तो दोस्तों ये जो समय का बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी, BBB इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट करती है। BBB में सिर्फ एक बार आना कंपलसरी है, उसके बाद बाकी प्रोसेस जहाँ तक हो सकता है हम ऑनलाइन कर लेते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स को ईमेल पे भेज सकते हो, स्कैनिंग करके भेज सकते हो, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वीडियो बना के भी चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदे को दोबारा आने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि कैंडिडेट का पैसा और समय वेस्ट ना जाए, और इसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पर इस प्रोसेस को और भी स्टैंडर्ड करने वाले हैं, जिसमें से कैंडिडेट का टाइम वेस्ट ना हो, जिससे कि उसके जो एक समय का उपयोग दूसरी जगह भी कर सकता है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं तो जितना हो सकता है लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं। जो भी प्रोसेस रहेगी उसको एक प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अननेसेसरी आपको ट्रैवल नहीं कराया जाएगा।
और फिटमेंट जो हमें लगेगा हम उसके हिसाब से बताएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल कुछ डिफरेंट हो सकती है तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, और इंग्लिश के ऊपर भी आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। अगर आप किसी बड़ी कंट्री में जाने वाले हो, आपको ज़्यादा ग्रो करना है, ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल पे जाना है, तो डेफिनेटली जो भी क्राइटेरिया है उसके ऊपर आपको वर्कआउट ज़रूर करना होगा। दोस्तों बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूसरे वीडियो में भी दूंगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसमें से हमारे कुछ लोगों की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों को बदलाव करना पड़ा, जिसका हो सकता है कई लोगों को मिस हो सकता है कि उसका एक नुकसान नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ी परेशानी हो। अभी जैसे मान लीजिए कि जाने से पहले ही सभी को पेमेंट पूरा क्लियर करना होगा, क्योंकि ये देखा गया कि जिन लोगों को सपोर्ट किया उनका पैसा कभी वापस नहीं आया, ऊपर से कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर नहीं रहा, कई लोग फ़ोन भी पिक नहीं करते हैं, तो ऐसे में फिर दूसरे व्यक्ति को भेजने में तकलीफ होती है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो एक भावना होती है लोगों को सपोर्ट करने की, उस भावना के ऊपर असर पड़ता है कि सपोर्ट की एक जो वैल्यू होती है वो कैंडिडेट को समझना होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं इस चीज़ को सबको समझना होगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी ऐसी एजेंसी हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करती हैं, प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। लेकिन एक पॉइंट ये कि अगर किसी को तकलीफ हुई, तकलीफ होने के बाद अगर प्रॉफिट लिया तो वो प्रॉफिट कभी प्रॉफिट में नहीं रहता, वो हमेशा किसी दूसरे रास्ते से निकल जाता है। और ये फैक्ट हर कोई जानता है। अगर किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, अगर उसको तकलीफ किसी व्यक्ति के कारण से होती है, अगर वो व्यक्ति जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए या कोई भी चीज़ के लिए परेशानी होती है, तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके ऊपर असर ज़रूर पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस पर काम करता है ना, जैसे किसी ने अगर सपोज़ कीजिए कि कोई भी व्यक्ति को परेशान किया, उसके बाद में उसका नुकसान हुआ, तो सेम चीज़ को अगर देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ट्रिपल बी का पूरा फोकस है। यहाँ पर हम कैंडिडेट को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं और ये सपोर्ट कंटिन्यू रहे, इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को लीगल करें, स्ट्रॉन्ग करें। और जो हमने लोन वाला कॉन्सेप्ट निकाला, ये लोन वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारी इसी भावना के लिए है कि जो हम अगर कैंडिडेट को पैसा छोड़ेंगे तो ऐसे कैंडिडेट जैसे अभी हमने 18 लोगों की बताई कि 18 लोगों ने अलग अलग कंट्री में गए, उन्होंने अभी हमें मीन्स रिवर्ट ही नहीं किया। जो हमने पेमेंट का सपोर्ट किया, चलो किसी के ऊपर 2000 का, किसी को ऊपर 5000 का, किसी के ऊपर 20,000 25,000 का भी मैंने छोड़ा, तो वो लोग ने भी पेमेंट हमें वापस नहीं दिया। लेकिन मेरी मनोभावना है कि लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, तभी हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें से कैंडिडेट को कंज्यूमर लोन मिलेगा और वो रिकवरी बैंक खुद करेगी। इसमें हमारा रिलेशन कैंडिडेट के साथ में खराब नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट होना, अगर उसका हमारा फाइनेंशियली टर्म्स फ्लाई के टाइम पर क्लियर हो जाए, उसके बाद जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक कनेक्शन बना रहता है, वो हमेशा एक हेल्दी मोड में रहता है। लेकिन अगर पैसे बने रहते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो जब भी फ़ोन करो वो सोचते हैं कि शायद सर ने पैसा लेने के लिए फ़ोन किया, और उसके बाद में मैसेज कर देंगे सर मैं अभी बिजी हूँ, या मैसेज को देखेंगे नहीं, या फिर बाद में बोलूँगा ड्यूटी पर हूँ, ऐसा वैसा, बहुत सैलरी अभी नहीं आई है, बहुत सारा रीज़न देके बोल सकते हैं। तो ये जो फंडा हमने निकाला कि इसमें जैसे हमारे 500 प्लस फ्लाई हो जाएंगे तो हमारी कोशिश है कि कंज्यूमर लोन शुरू हो जाएगा। और अभी उम्मीद है कि अब शायद ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी पूरी तरह से खुल जाएंगी ना, उसके बाद दोबारा बंद नहीं होंगी, शायद ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और जैसे हमारे 500 लोग फ्लाई कर जाएंगे, उसके बाद हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा कंज्यूमर लोन वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। जो हमारी भावना है लोगों को सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत से लोग सच में बहुत गरीब होते हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता, अरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग सयाने भी होते हैं। जैसे 100 में से 10% लोग सयाने भी आते हैं जो जानबूझ के गरीब बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। उनका कंसर्न ये होता है कि हम मतलब इनको पैसा ना देना पड़े। ऐसे भी कई लोगों को मैंने फेस किया। तो यहाँ पर जो 90% लोग जो जेन्युइन लोग हैं ना, जेन्युइन लोगों को हेल्प करने के लिए हमने कंज्यूमर लोन वाला कॉन्सेप्ट निकाला, जिससे कैंडिडेट को सपोर्ट मिले और वो जो बैंक है वो बैंक उसकी रिकवरी करे, हम उसको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दें, कंपनी प्रॉपर हो, सैलरी प्रॉपर आए, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे, जिससे कि कैंडिडेट को हमेशा अच्छा रहे और जो चीज़ें हैं वो बैंक अपना खुद देखते रहेंगे, हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा। दोस्तों और भी चीज़ें हैं, आप जब सेमिनार में आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे। सेमिनार का पूरा कॉन्सेप्ट जरूर सुनना, क्योंकि शायद आपने ऐसा सेमिनार कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इस सेमिनार में जिन चीज़ों को फोकस किया गया है वो 100% आपकी भलाई के लिए ही रहेगा। उसमें हर चीज़ को, इवन हमने इस चीज़ को भी आपको क्लियर किया हुआ है कि अगर आपको ट्रिपल बी के प्रोसेस पे भी कुछ डाउट्स लगे, कुछ क्वेश्चंस लगे,
आप उस पर क्वेरी कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं करते हैं, ना ही करना चाहेंगे जिसमें हम डाउटफुल सिचुएशंस पैदा करें। कोई भी क्वेश्चंस के लिए आप किसी भी पॉइंट के लिए आप क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। और हम चाहते हैं कि आप जो भी बंदा अप्लाई करे वो हमें क्वेरी ज़रूर करे। क्वेरी प्रोसेस के बारे में, क्वेरी जो प्रोफाइल है उसके बारे में, कंपनी के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, आप डीपली इंफॉर्मेशन ज़रूर लें। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि कुछ लोग बहुत सयाने होते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि ये कई बार नोटिस किया गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 या 3 बार कॉल करते हैं। कैसे? एक नंबर पे कॉल किया, सारी इन्फॉर्मेशन ली, सेम बंदे ने 2 मिनट के बाद दूसरे नंबर पे कॉल किया, सारी इन्फॉर्मेशन ली, फिर तीसरे नंबर पे कॉल किया, फिर सारी इन्फॉर्मेशन ली। दोस्तों ऐसे लोग सिंसियर नहीं होते हैं, ऐसे लोग टाइम पास होते हैं, ऐसे लोगों को हेल्प नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो लोग सच में सिंसियर हैं, जिनको बाहर जाना है, प्लानिंग करनी है, तो उनको डीपली सपोर्ट करने के लिए हम 100% 24 आवर्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो ऑफिशियल आवर्स है उस आवर्स के अंदर 100% हम तत्पर हैं उनको पूरी जानकारी देने के लिए। सो दोस्तों ये जो हमारा जो इंटेंशन है कि जितने गरीब लोग होंगे जो एक्चुअली पढ़ना नहीं जानते हैं, उनको अगर अवेयरनेस आ जाएगी तो वो जो एक प्रकार से कहीं पर फंस जाते हैं, जो किसी कंपनी के फेक ऑफर लेटर में, फेक वीज़ा में, तो वो सिचुएशंस उनके पास में कभी नहीं आएगी। बशर्ते उनको प्रोसेस को समझना होगा और क्वेश्चंस तैयार करने होंगे। अगर आपको सिंपल नहीं आता, आप हिंदी में लिख के लाओ, इंग्लिश में लिख के लाओ, रिकॉर्ड करके लाओ, लेकिन वो क्वेश्चंस होंगे तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।